क्लास 10 के बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर दो तरह का, कॉनकेव कॉन्वेक्स होता है, उसमें हम लोग कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगले वीडियो में कॉन्वेक्स के बारे में बताऊंगा। इसके वेरिफिकेशन के बारे में जानने वाले हैं। रिलेशन होता क्या है, F इज इक्वल टू R/2, यही मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, यही रिलेशन होता है दोनों के बीच में कि जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से क्या होता है, आधा होता है। ठीक है ना, हाफ होता है। ठीक है, ये वेरिफिकेशन आपको एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड के लिए नहीं आएगा, बिहार बोर्ड में आता है, लेकिन इस पर न्यूमेरिकल बहुत सारा क्वेश्चन आता है दोनों बोर्ड में। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए और आगे की क्लास में भी आपको काम आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे प्रूफ क्या करना है, F इज इक्वल टू R/2। तो यहाँ पर मुझे कॉनकेव मिरर एक लेना पड़ेगा जो आपको दिख रहा होगा, एम एंड एम डैश। ठीक है, ये मिरर हो गया और यहां से एक लाइन जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, फोकस से होते हुए और पोल पे जाकर के वापस उसी डायरेक्शन में आ जा रही है। और यही होता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस या मेन एक्सिस, जो मैंने आपको पहले के वीडियोस में बताया हुआ है। अब इसके पैरेलल एक रे है जिसका नाम AB है, वो जाता है और B पर जाकर के टकराता है और रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होकर जाता है। ये जब आप आगे जाओगे तो वहां पे रूल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज में मैं आपको बताने वाला हूं। तो AB गया, टकराया और फोकस से होकर गुजरा। दूसरा रूल ये है कि अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगा तो वापस उसी डायरेक्शन में लौट के आ जाता है। तो दो सिचुएशन ऐसा है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाकर के जब प्रिंसिपल एक्सिस पे टकराएगा। तो देखो मैंने बताया था ना अभी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाएगा तो वो कोई भी रिफ्लेक्शन शो आउट नहीं करेगा, यानी वो अपने 90 डिग्री का ही कोण बनाते हुए वापस लौट के आएगा। देखिए यहां से गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए, वापस लौट के आ गया। अब ये इस डायरेक्शन में गया, टकराया और वापस लौट के आ गया। इसका मतलब ये है कि ये वाला पोजीशन, चाहे वो P हो चाहे वो B हो, यहां से इस वाले इंसिडेंट रे के लिए वहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, क्योंकि इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल कब होगा, जब 90 डिग्री बनाएगा। तो यहां पर आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये वाला रे जाकर के टकराता है मिरर से, तो ये इंसिडेंट रे होगा। ठीक है, और यहां से ये B और यहां पर C, यहां पे D इसको ले लीजिए क्योंकि C तो आपने लिया हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर को। तो BD जो है वो क्या, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। इंसिडेंट रे जो जाकर टकराया, लौट के जो आया वो क्या, रिफ्लेक्टेड रे हुआ। और यहां से ये वाला गया और 90 डिग्री का कोण यहां पे बनाया, तो 90 डिग्री का कोण बनाया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, नॉर्मल। ये नॉर्मल हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो कौन सा एंगल होता है, इंसिडेंट एंगल। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो बनता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो मैंने I से डिनोट कर दिया इसको और R से इसको डिनोट कर दिया। तो क्या ये पिक्चर आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब इसी पिक्चर की सहायता से हम लोग प्रूफ करने वाले हैं F इज इक्वल टू R/2। मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ एक बार कि फोकस आपका सही जा रहा है बोर्ड पे कैमरा का। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं इसके प्रूविंग की। तो इसमें ध्यान से देखिएगा, अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिकली स्ट्रांग हैं, ठीक है, अगर आपका एवरेज भी है तो आप अच्छे तरीके से समझ जाइएगा, इसीलिए प्रूफ मैं ये बता दे रहा हूं। तो यहां पर आप देखिएगा कि एंगल ABC जो होगा, ABC दैट मींस इंसिडेंट एंगल, वो इक्वल होगा रिफ्लेक्टेड एंगल के, हमने पढ़ा है बाय द रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उसको नाम हम क्या देंगे, यहां पर क्या हो जाएगा, CBF। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और यहां पे लिख लीजिए। किस नियम से आपने लिखा, तो बाय रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। किसके कारण, बाय रूल ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। दूसरा, अब एक और यहां पे हमें ध्यान देना है कि AB जो है वो पैरेलल है किसके, PC के। पिक्चर में देखिए, AB पैरेलल है किसके, PC के। एंड BC इज ट्रांसवर्जल, और BC जो है वो क्या है आपका, ट्रांसवर्जल है। ट्रांसवर्जल मतलब क्या होता है बाबू,
जो उसको दो अलग अलग बिंदुओं पर दो पैरेलल लाइंस को क्या करे, कट करे। तो यहाँ पर BC जो है वो ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रहा है। AB पैरेलल BC है और BC इज ट्रांसवर्सल। समझ में आपको आ गया है। अब देखिए, अगर ध्यान से देखिए तो ये हो जाएगा एंगल ABC, एंगल ABC यानी इंसिडेंट एंगल जो होगा वो यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा किसके, BCF के, CBF नहीं BCF के। अब बोलिएगा सर ये कैसे हुआ, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये दो रे हैं पैरेलल और इसको ये कट कर रहा है, तो ये वाला एंगल के बराबर होता है। नियम पता ही होगा, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर लिख लीजिए बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारे पास प्राप्त है। क्या इक्वेशन 1 का रिलेशन इक्वेशन 2 के साथ है? तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। इक्वेशन बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 की इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में क्या रिलेशन है, ये आप ध्यान से देखो, इस दोनों इक्वेशन को तो पता चल जाएगा। क्या है, ABC इसमें भी है, ABC इसमें भी है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ये दोनों इक्वल तो ये दोनों भी इक्वल होगा ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल CBF जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगा एंगल BCF के, ठीक है। एंगल CBF दैट मीन्स क्या, CBF यानी एंगल R जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल BCF, यानी ये भी तो आई हो गया क्योंकि ये वाला आई था तो ये भी आई होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और ये दोनों आपस में बराबर तो है, पता ही होगा आपको। तो ये दोनों आपको बराबर हो गया। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इन ट्रायंगल BCF एक ट्रायंगल है, आपको दिख रहा होगा। एंगल I जो है वो इक्वल टू एंगल R होगा। एंगल I इज इक्वल टू एंगल R है ना, अभी तो प्रूफ हुआ। CBF और BCF उसको मैंने लिखा हुआ है, इसको आप एंगल I इज इक्वल टू एंगल R भी लिख सकते हैं। तो एंगल I इज इक्वल टू R हो गया। और हमने पढ़ा है कि इक्वल एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो सेम चीज यहां पर भी अप्लाई होगा। यहां पर क्या अप्लाई होगा, I इज इक्वल टू R है तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर लिख लीजिए THUS 10। आपको सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, इतना से काम चल जाएगा। क्या हो जाएगा, R के सामने वाला साइड कौन है, FC है। FC इक्वल हो जाएगा किसके, I के सामने वाला साइड क्या है, FB के। दैट इज द इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि इसका इस्तेमाल करना है इसलिए इसको भी इक्वेशन के रूप में ले लीजिए। अब मेन पॉइंट आता है जिसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है और समझना भी, ठीक है। तो देखते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की। यहां पर हम लिखने वाले हैं एक इक्वेशन में कि जो ये मिरर है, ठीक है, मिरर जो आपका दिख रहा है, मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर, ये तो मालूम होगा। लेकिन यहां पर मैं लिखने वाला हूं मिरर इज ए पार्ट ऑफ ए लार्ज स्फीयर। कंपैरिजन अगर किया जाए उस मिरर से तो ये बहुत ही ज्यादा लार्ज होता है उसके मुकाबले, ठीक है। तो अगर मिरर एक छोटा पार्ट है एक बड़े लार्ज स्फीयर का, तो यहां पर जो होगा वो एक इक्वेशन लिखाएगा FP इज इक्वल टू FB। दैट इज द इक्वेशन नंबर 4। अब ये क्यों लिखवाया इक्वेशन, अब पिक्चर को ध्यान से देखिए। FP इज इक्वल टू FB, और ये देखने से आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये दोनों इक्वल है। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है। आपने मैप देखा होगा, जब मैप आप रीड करते हो कंप्यूटर पे या कहीं मोबाइल पर भी, तो जैसे जैसे जूम करते जाते हो दूरियां बढ़ते जाती हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे आप जूम कर रहे हो वो बड़े वाले मैप का एक बहुत छोटा सा भाग होते जा रहा है, वैसे ही ये मिरर एक बहुत बड़े स्फीयर का एक भाग होते जा रहा है। तो जैसे जैसे हम जूम करेंगे वैसे वैसे F और B की जो दूरी है वो क्या होते जाएगी, बढ़ते जाएगी। एक्चुअल में क्या है, दोनों नजदीक है। यहां पर एक्चुअल में दोनों क्या है, नजदीक है, बहुत ज्यादा नजदीक है, ठीक है। लेकिन जूम करने पर, नजदीक जाने पर ये दूर जैसा बिहेव हो जाते हैं। तो उसी तरीके से एक बहुत बड़ा स्फीयर है, उस स्फीयर में अगर हम P और B को अगर डिनोट करेंगे तो P और B डिनोट कैसे होंगे, P यहां पर मान लीजिए है तो B जस्ट उसके बगल में होगा, ठीक है। इसको जूम करना शुरू करिए तो ये फैल जाएगा, ये यहां आ जाएगा, यहाँ पे जितना ज्यादा आप जूम कर सकते हैं करते रहिए, ठीक है। जूम इन करना है आपको। अब यहां पर एक पॉइंट है आपका F। अब बताइए इससे इसकी दूरी और इससे इसकी दूरी दोनों क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि इन दोनों में ना के बराबर दूरी है, ठीक है। अगर थोड़ा सा है भी तो उसको नेग्लिजिबल मान के चला जाता है।
तो एकदम ना के बराबर एफ और बी, पी और बी के बीच की दूरी है और वहां से एफ की दूरी क्या होगी, सेम होगी। इसलिए ये सेंटेंस लिखा गया कि एफ पी जो होगा वो एफ बी के इक्वल होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। रीजन क्या है कि आपका मिरर एक बहुत बड़े स्फीयर का क्या है, भाग है, छोटा सा। अब ध्यान दीजिए, बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर, बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर, अगर हम थर्ड और फोर का इस्तेमाल करें इसमें एफ बी कैंसिल हो जाएगा, जैसे इसमें कैंसिल हुआ था इधर। तो क्या लिख सकते हैं, एफ सी इज इक्वल टू एफ पी लिख सकते हैं। एफ सी इज इक्वल टू एफ पी, एफ सी इज इक्वल टू एफ पी। क्या आपको लग रहा है कि ये प्रूफ हो गया? तो बिल्कुल। कैसे, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर पीसी जो है वो आर को डिनोट करता है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर को। तो यहां पर हम पीसी लिख देते हैं। पीसी को हम क्या लिख सकते हैं, सी एफ प्लस एफ पी लिख सकते हैं। तो आपका सुझाव होगा कि बिल्कुल सही लिख सकते हैं, पीसी यहां से यहां तक है, तो हम इसको एफ पी और एफ सी नहीं लिख सकते हैं प्लस के फॉर्म में, तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। पीसी को डिनोट कैसे किया जाता है, आर से, तो आर लिख लीजिए। अब देखिए, पीएफ को डिनोट किससे किया जाता है, एफ से, तो पीएफ यहां पर है तो इसको एफ से डिनोट कर लीजिए, प्लस यहां पर अब सीएफ के लिए क्या डिनोट होगा, तो यहां पर ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखने पे समझ में आपको आ जाएगा। सीएफ जो है वो आपका, सीएफ जो है वो आपका एफपी के क्या है, इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। तो हम इसके जगह पे इसको कहीं नहीं पुट कर सकते, मन में आ रहा होगा, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो अगर ये आपका एफ है तो ये भी आपका एफ हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो ये हो गया आपका आर इज इक्वल टू 2f, यानी यहां पर देखिए ध्यान से, आर इज इक्वल टू 2f, तो आर यहीं पे रह जाएगा, 2 उधर मल्टीप्लाई में है डिवीजन में, यानी एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। ये हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि ये आपको प्रूविंग समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके बाद जब मैं अगले वीडियो लाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्वेक्स मिरर में एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 कैसे प्रूफ होता है। ठीक है।